अच्छा सर, हमने अपनी लास्ट क्लास में आइज़ा 720 को ख़त्म किया था, जो कि हमें बताता है कि आपकी ज़िम्मेदारी रिलेटिंग टू अदर इन्फॉर्मेशन क्या है। अच्छा, अब हम उसी 700 की सीरीज़ में एक और नया आइज़ा शुरू करते हैं जिसका नाम है 710। अच्छा, इसकी एक आइज़ा है पीछे जो हम करके आए 510, जिससे लिंकेज बनती है। अब आपको याद नहीं होगा कि 510 क्या है, कि अगर आप तमीज़ से देखते हुए आए होंगे चीज़ें तो वो आपको समझ आ रही होगी। जिस पे हमने कहा था इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट। इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट क्या थी? जिसके अंदर या तो आप पहली बार ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं, यानी पिछले साल ऑडिट हुआ ही नहीं है, या तो पिछले साल कोई और ऑडिटर था, तो उसमें आपको याद होना चाहिए आपकी कुछ जिम्मेदारियां थीं। और उन जिम्मेदारियों में से आपकी पहली जिम्मेदारी ये थी कि आपने ये देखना था कि भाई कहीं कोई प्रायर ईयर की बैलेंसेस मिसस्टेटेड तो नहीं है जिसका करंट ईयर पे इम्पैक्ट हो, और मेरी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ कंसिस्टेंटली अप्लाई हुई हैं, और अगर नहीं हुई तो वो अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज होके एडजस्ट हो चुकी हों एज़ पर IAS 8, एज़ पर IAS 1 उसका डिस्क्लोजर आ चुका हो। तो वो सारी चीज़ें 510 में सीखी थी, बट कुछ उसकी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन है जो मैं 710 में आपको बताऊंगा। ज़रा फोकस होकर सुनिएगा, क्योंकि ये 710 का जो आयज़ा है ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है। अगर आप खुद रीड करने जाएंगे तो आपके दिमाग की चटनी बन जानी है। आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें रिपोर्टिंग के कितने केसेस हैं। ये देखो, मैंने कोशिश ये की है कि तुम लोगों के लिए सबको एक पेज पे ले आऊँ, जो कि मैं लेके भी आ गया हूँ। तो बस अभी हम जब शुरू करते हैं तो आपको पता लगेगा कि इसको लेके कैसे चलना है। अच्छा, जब मैं बात करता हूँ आइज़ा 710 की, तो ये बात करता है कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन की। किसकी बात करता है बच्चों? कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन की। अच्छा, अब आप लोगों का दिमाग मुझे थोड़ा सा सही करना है, क्योंकि जब आप फाइनेंशियल्स बनाते हैं, यानी जब मैनेजमेंट फाइनेंशियल्स बनाती है, तो आपने अक्सर देखा होगा, जानी आपने अक्सर देखा होगा कि हमारा लेट से अगर करंट ईयर 2022 है तो कंपैरेटिव क्या होता है सर? 2021। कंपैरेटिव क्या होता है? 2021। अब इसका नाम रीड करो, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है। सर किसकी बात कर रही है? कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन की। अब ये आइज़ा आपको बताता ये है कि कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन भी दो तरीके की होती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हेडिंग देख लो, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। पर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के दो ब्रेकअप होते हैं। अच्छा, वो दो ब्रेकअप क्या है? पहली चीज, वो पहला जार्गन यूज करता है कॉरेस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन। ये बच्चों की समझ से दूर परे होती है, तो ये आप पहले यहां पे फोकस होकर समझे, तभी ये आइज़ा शुरू हो सकता है, अदरवाइज ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अच्छा, पहले तो लिखा मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन। दूसरी चीज है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर आज तक तो हमने जिंदगी में दोनों चीजें सेम ही देखी हैं। आप तो कोई नई मंतक लेके आए, मैं नई मंतक नहीं लेके आया, ये शुरू से ही अलग था, पर आपको आज समझाने की बात है। अच्छा, वापस से मैं कह रहा हूं कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। आपके दिमाग में आज तक कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब सिर्फ यही रहा है ना कि लास्ट ईयर की फिगर्स, बट वो कहता है कि इसको दो हिस्सों में ब्रेक करो एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। वो बोलते हैं एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आप इसको दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे। डिपेंड करता है कि आप किस ज्यूरिसडिक्शन में बैठे हुए। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो मैं ये कहूंगा पाकिस्तान के अंदर हम ये यूज करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन। कॉरेस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है बच्चों कि मैं करंट ईयर की फिगर्स को और लास्ट ईयर की फिगर्स को, जो कि मैं कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन कह रहा हूं, जिसको मैं कहता हूं वो इंटीग्रल पार्ट है। इसको और अच्छे से समझाते हैं। मैंने क्या कहा बच्चों? ये है इंटीग्रल पार्ट, यानी FS एक ही है, पर मैं कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन बता रहा हूं जिसको ये कहता है, आप उसको नाम देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन। सर अभी भी बात नहीं समझ आ रही है, मैं फिर रिपीट करता हूं। मैंने कहा आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक पन्ना उठाते हैं, करंट इंफॉर्मेशन, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, उस कंपैरेटिव को मैं नाम दे रहा हूं कॉरेस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन। कॉरेस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन का मतलब यह है ऐसी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन जो कि इंटीग्रल पार्ट है FS का, जो कि इंटीग्रल पार्ट है किसका? FS का। क्योंकि ये बेस अभी डिसाइड करूंगा तो आगे ये समझ आएगी चीज, क्योंकि शुरू यहां से होता है, दिमाग की चटनी बन जाएगी, नहीं समझ आएगा। वापस से मैं क्या कह रहा हूं? कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। आपके दिमाग में आज तक क्या कंपैरेटिव का मतलब है लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन, पर वो कह रहा है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को आप दो हिस्सों में ब्रेक करें।
एक नाम देता है कॉरेस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन। मैंने भाई कॉरेस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है, वो बोलता है भाई जो पाकिस्तान में आप करते हैं, पाकिस्तान में क्या करते हैं, एक पन्ना एफएस का होता है, उसके अंदर करंट ईयर की इंफॉर्मेशन आ रही होती है, कंपैरेटिव आ रही होती है। उस कंपैरेटिव को मैं कॉरेस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन कहता हूं क्योंकि वो सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होता है। क्या कह रहा हूं मैं, सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होता है। तो सर फिर आप ये बताएं कि कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के अंदर जो आप ये कह रहे हैं, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के अंदर एक तो आपने बता दिया कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स, ये दूसरी चीज आप क्या बता रहे हैं, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी बताते हैं भाई, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जब मैं बात करूंगा ना, तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये होंगे कि मैंने कहा ये आ गया 2022, ये आ गया 2021, ये कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये कंपैरेटिव। सर ये क्या हो गया, सर ये हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स, यानी एक ही फाइनेंशियल्स के अंदर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन जो कॉरेस्पॉन्ड है, यानी उसी फाइनेंशियल्स का इंटीग्रल पार्ट है। अच्छा फिर ये भी तो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है, बट ये 2021 की जो फिगर्स हैं वो मेरे सेम एफएस का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, वो मेरे सेम एफएस का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। मैं फिर रिपीट करता चलूं, देखें सर ये आइजा शुरू होता है, बोलता है भाई ये आइजा हमें सिखाएगा कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के बारे में, बट कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन पहले आप अपने आप से ये पूछें कि किस जुरिस्डिक्शन में आप बैठे हुए हैं। अगर आप ऐसी जुरिस्डिक्शन के अंदर हैं जिसके अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स चलती हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन नहीं है, वो डेफिनेटली कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है, बट वो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को मैं नाम दूंगा कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स, क्योंकि दैट इंफॉर्मेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एफएस, यानी इंटीग्रल पार्ट है, एक ही एफएस में आ रहे हैं। अच्छा तो सर फिर एक और कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, यस उसको हम कहते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या कहते हैं, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है करंट ईयर अलग है, सेपरेट ईयर अलग है, फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरेबिलिटी। देखें कंपैरेबिलिटी यहां भी है, कंपैरेबिलिटी वहां भी है, पर अगर वो फिगर्स मेरे एफएस का इंटीग्रल पार्ट है तो वो कहलाएगी कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स, अगर फिगर्स मेरे एफएस का इंटीग्रल पार्ट नहीं है तो वो कहलाएगी कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आई होप आपको ये बेसिक डिफरेंस क्लियर है, क्योंकि मैंने पहली बेस बनाई है आपकी कि व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके दो हिस्से हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स और सर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। आए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, इस आइजा का ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। वो बोलता है कि भाई मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है कि वेदर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, अब आपको पता होना चाहिए कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन क्या होती है, अभी नीचे डेफिनेशन बता रहा हूं जो भी मैंने ब्रीफ भी किया आपको, वेदर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब चाहे वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो या अलग से हो, हैज बीन प्रेजेंटेड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यानी जिस तरीके से मुझे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कहता है उसी तरीके से प्रेजेंट हुई है, उसमें कोई मसला नहीं है। और जब मुझे पता लग जाए तो मैं इस आइजा के तहत रिपोर्ट करूं, यानी इस आइजा के दो मकसद हैं। पहला मकसद क्या है कि पहले मैं ये देख लूं कि मेरी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, चाहे वो कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स हो या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हों, वो एप्रोप्रिएटली एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत बनाए गए हों, पहली चीज। दूसरी चीज, जब मुझे सबूत मिल जाए तो मैं उसको रिपोर्ट करूं इस आइजा के तहत, जो कि कहता है मुझे 710 है। उसमें रिपोर्टिंग इंप्लीकेशंस क्या, अभी आगे जाके देखते हैं, पर आपको पहले दो चीजें क्लियर करनी है, इस आइजा का मकसद और व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। बात क्लियर है, आए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। वो बोल रहा भाई पहले तो ये समझो, ये आइजा शुरू करने से पहले कि कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन होती क्या है, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन होती क्या है। मैंने कहा कि भाई अमाउंट एंड डिस्क्लोजर्स included in the financial statements in respect of one or more prior periods। prior periods की बात कर रहे हैं यहां पे, periods इसलिए लिखा क्योंकि हो भी सकता है कि भाई आपने 3 कॉलम बैलेंस शीट बनाई हो, तो फिर आपके लिए जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन होगी वो 1 साल नहीं होंगे, 2 साल होंगे। ये बात अपने भेजे में फिक्स करके रखें। अच्छा भी इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यानी अगर आपको IAS 1 कहता है कि भाई आपने 3 कॉलम बैलेंस शीट ऐड करनी है तो यू हैव टू ऐड इट, क्योंकि एरर था आपका। ये सारी चीजें आप बहुत फोकस होकर सुनना, प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ। अब हम क्या सीख रहे हैं कि भाई कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के 2 हिस्से हैं। पहला
सर कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स, दूसरा कंपैरेटिव फिगर्स। देखो पहली चीज रीड कर रहा हूं, फोकस होकर देखना। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन जहां अमाउंट्स और अदर डिस्क्लोजर प्रायर पीरियड की आर इंक्लूडेड एज एन इंटीग्रल पार्ट। देखो ये रहा, एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ करंट पीरियड, यानी भाई मैं कह रहा हूं ये करंट पीरियड के एफएस का इंटीग्रल पार्ट है। अच्छा भाई, एंड आर इंटेंडेड टू बी रीड ओनली in relation to the amounts and other disclosures relating to current period referred to as current period figures। यानी अगर मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दूं, आप आई डोंट नो कि आप लोगों ने इसको इनकाउंटर किया या नहीं किया, पर बाज़ औक़ात होता ये है कि हम, क्योंकि पाकिस्तान में तो कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स का गेम है ना, बाज़ औक़ात होता ये है बच्चों के, भाई फॉर एग्जांपल इस बार मैंने कोई एक्सपेंस की क्लासिफिकेशन चेंज की, इस बार मैंने एक्सपेंस की क्या चेंज की है बच्चों, क्लासिफिकेशन चेंज की है। पहले एक फ्यूल एक्सपेंस अलग से आ रहा था, मैंने उसको किसी हेड में क्लब कर दिया, तो फिर जो मैं कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन यानी कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर बता रहा हूं उसको भी मैं चेंज करूंगा, यानी उसको भी एडजस्ट करूंगा ताकि कंपैरेबिलिटी का इशू ना रहे। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स दी ही इसलिए जाती हैं ताकि वो करंट ईयर के जो मेरे बैलेंसेज हैं उससे मैच कर सके, यानी कंपैरेबिलिटी के लिए। अब जरा वापस से इसको रीड करता हूं, एंड आर इंटेंडेड टू बी रीड ओनली। भाई इंटेंशन क्या है कि उसको रीड, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को रीड करना है किस बिना के ऊपर, करंट ईयर की इंफॉर्मेशन के बिना के ऊपर। अगर मैंने करंट ईयर में बच्चों को क्लासिफिकेशन चेंज की है तो मुझे कंपैरेटिव में भी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा यूजर कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स को देखेगा ही करंट ईयर को मद्देनजर रखते हुए कि वो देख, भाई खुद भी सोचो यार, इंसानी दिमाग लगाओ, कोई भी यूजर मेरे करंट ईयर के एफएस को देख रहा है जिसके अंदर दो बैलेंस शीट आ रही हैं, दो पीएनएल आ रहे हैं, करंट और कंपैरेटिव, तो वो इस साल देखेगा और उसको लास्ट ईयर लाजमी बात है कंपेयर करेगा। तो वो भी तो यही कह रहा है, एंड आर इंटेंडेड सोली टू बी रीड इन कंजक्शन विद द करंट ईयर, यानी करंट ईयर की बेस पे मैं रीड करूंगा क्योंकि वो इंटीग्रल पार्ट है। ये है वही टेक्निकल चीज, क्योंकि बच्चों को नहीं समझ आती है, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं। ये आगे, द लेवल ऑफ डिटेल प्रेजेंटेड, ये मेरी बात सुनना, the level of detail presented in the corresponding amounts and disclosures dictated primarily by its relevance to the current period figure। I hope आपको ये वाली अंग्रेजी समझ आई होगी कि भाई कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन जो कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स हैं वो किस बिना पे डिक्टेट की जाएंगी, इस बिना पे कि मैं करंट ईयर में उन फिगर्स से रिलेटेड प्रेजेंटेशन कैसे कर रहा हूं, तो कंपैरेटिव भी वैसे कर दूंगा। बात समझ आ रही है? ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर एक फ्यूल एक्सपेंस मेरा अलग से आ रहा हो, इस साल मैंने क्लब कर दिया तो कंपैरेबिलिटी का इशू आ जाएगा, तो मैं उसको भी क्लासिफाई करूंगा। फिर पीछे कंपैरेटिव फिगर्स के नोट में बताता हूं कि मैंने ये रीक्लासिफिकेशंस किए ताकि मेरे यूजर को कोई मिस इंटरप्रिटेशन या कोई मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो। आई होप दिस इज क्लियर। अब आ जाओ कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, पर अब कंपैरेटिव फिगर्स की बात कर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स की बात नहीं कर रहे हैं। आए देखें, बोल ये रहा है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन वेयर अमाउंट्स एंड अदर डिस्क्लोजर्स प्रायर पीरियड की आर इंक्लूडेड फॉर कंपैरिजन विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ करंट पीरियड बट इफ ऑडिटेड आर रेफर्ड टू इन द ऑडिटर्स ओपिनियन। वो बोल ये रहा है कि भाई जो लास्ट ईयर के फिगर्स हैं वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है एफएस का, पर अगर बीइंग एन ऑडिटर आपने लास्ट ईयर को भी ऑडिट किया है, अगर आपने लास्ट ईयर को भी ऑडिट किया है तो आपका ओपिनियन उसको भी कवर करेगा। जबकि फोकस होकर सुनो, जबकि होता क्या है कि जब आप, प्लीज सुनना बहुत फोकस के साथ, जब आप पाकिस्तान में ऑडिट करते हैं ना, आपने देखा होगा इवन कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स भी आ रही होती हैं। हम क्या लिखते हैं, वी हैव ऑडिटेड अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड। इस साल का बताता हूं सिर्फ, मैं लास्ट ईयर को रेफर नहीं करता क्योंकि मैंने उस पर ओपिनियन नहीं दिया होता। बट जब आप ये कहते हैं कि कंपैरेटिव फिगर्स है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, तो वो इंटीग्रल पार्ट तो नहीं होते हैं, पर अगर आपको उसके लिए भी अपॉइंट किया गया तो उसके ऊपर भी आपको ओपिनियन देना बनता है क्योंकि वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है। तो खुद सोचो यार, जब इंटीग्रल पार्ट नहीं है उसका, तो हाउ आई कैन से कि वो बिल्कुल सही, तो उसके ऊपर मुझे ओपिनियन देना पड़ेगा अलग से। अगर इफ आई एम बीइंग एंगेज्ड टू ऑडिट दोस फिगर्स, वापस से रीड करो उसको, मैंने कहा कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन वेयर अमाउंट्स एंड अदर डिस्क्लोजर्स फॉर द प्रायर पीरियड आर इंक्लूडेड for the comparison with the FS of the current period, but if audited, अगर मैंने ऑडिट किया लास्ट ईयर, are referred to in the auditor's opinion. The level of information included in those comparative financial statements comparable with that of the financial statements of the current period. नहीं वो क्या है, अच्छा इसमें देखो ये नहीं कह रहा कि लास्ट ईयर की डिक्टेशन इस साल के बेस पे होगी, इसमें हरगिज़ नहीं कह रहा लास्ट ईयर अलग है इस साल अलग है, पर वो कंपेरेबिलिटी के लिए दूसरे फाइनेंशियल्स बना रहा है।
पर क्योंकि हम पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में कौन सा कॉन्सेप्ट चलता है बच्चों? कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स का। आई होप ये दोनों आपको क्लियर है। यानी सर अगर मैं आपको एक बच्चों वाली बात बताऊं कि जब मैं कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स की। तो कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स के केस में मेरा ऑडिट ओपिनियन का जो सेक्शन होगा उसके अंदर मैं लास्ट ईयर को रेफर नहीं करूंगा। उसकी भी कुछ एक्सेप्शंस अभी आगे देखते हैं। पर जबकि कंपैरेटिव फिगर्स के अंदर इफ आई एम बीइंग एंगेज्ड टू ऑडिट दोस फिगर्स, तो मैं उसको भी रेफर करूंगा। दोनों में एक ये फर्क है, और जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन का फर्क बताया वो फर्क है। क्लियर होनी चाहिए बात आपको। आगे सर प्रोसीजर्स क्या करने हैं मुझे बीइंग एन ऑडिटर? अच्छा देखो, आप पहले आप वहां चले जाओ 510 के अंदर। जब भी आप नए ऑडिटर होते हो, यानी आपका पहला साल है और प्रीडिसेसर ऑडिटर कोई और था, तो आप कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो, लास्ट ईयर की रिपोर्ट देखते हो, लास्ट ईयर के फाइनेंशियल्स देखते हो क्या वो सही ट्रांसलेट होके यहाँ पे कन्वर्ट। लेट से लास्ट ईयर का ट्रायल बैलेंस है, उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स हुई होंगी, तो क्या वो एडजस्टमेंट्स के बाद देखो, लेट से मेरे ट्रायल बैलेंस में पीपी 100 रुपये का आता है, ऑडिटर ने लास्ट ईयर 5 रुपये की एक जीवी डलवाई थी, एक एडजस्टमेंट करवाई थी, सही है, जनरल एंट्री डलवाई थी, तो दैसी बात है डेप्रिसिएशन के बाद वो 95 का होना चाहिए। एफएस में 95 का आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि ट्रायल बैलेंस में अभी भी 100 का है। तो वो हम कहते हैं कि भाई क्लोजिंग एंट्रीज, एडजस्टिंग एंट्रीज इनकॉर्पोरेट हुई या नहीं हुई, ये भी आपका काम होता है चेक करना कि आपके लास्ट ईयर के बैलेंसेस अप्रोप्रिएटली यहाँ पे ट्रांसलेट हुए या नहीं हुए। फिर आप ये भी कर सकते हैं कि भाई आप प्रीडिसेसर ऑडिटर को खत लिखेंगे और उससे बोलेंगे कि भाई मुझे आपके वर्किंग पेपर को रिव्यू करना है, बट बिफोर दैट यू नीड टू टेक प्रायर परमिशन फ्रॉम द कंपनी, कि भाई हम आपके जो अल्लाह वल्लाह करे आपके जो ऑडिटर्स हैं उनसे आपकी इंफॉर्मेशन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि लास्ट ईयर वो ऑडिट कर चुके थे, और उसके पीछे प्री क्लियरेंस वगैरह सब होती है ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले, वो तो आपको एथिक्स में सिखा चुका हूं मैं। बात क्लियर है? तो क्या है कि रिकैप था 510 का। उसी कॉन्टेक्स्ट में ये देखो रिपोर्टिंग क्या है, वो क्या ही है द कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन में। फिर कह रहा हूं कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन में दोनों आती हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग भी आती है और सर आपके पास कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आते हैं, दोनों चीजें आ रही हैं। agrees with the amounts and other disclosure presented in prior period or when appropriate have been restated। देखो भाई वो क्या है, क्या है, बात समझें, प्रोसीजर समझें। वो बोल रहा है ऑडिटर इवेल्युएट करेगा कि लास्ट ईयर की फिगर्स जो एफएस में आ रही हैं और जो इस साल चाहे कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स हो चाहे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, वो ट्रांसलेट होके अगर मैं दोनों साल को रिपोर्ट कर रहा हूं, यानी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के अंदर दोनों पे रिपोर्ट दे रहा हूं, दोनों सालों पे, और कॉरेस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन में एक साल पे, बट क्योंकि वो इंटीग्रल पार्ट है तो मुझे ये देखना होता है कि क्या अप्रोप्रिएटली वो ट्रांसलेट होके यहाँ पे आए या नहीं आए। बात क्लियर है? पहला मकसद ये है। और बोलता है कि चलो अगर यहाँ पे आए और लास्ट ईयर कोई मसला था जो कि मुझे इस साल पता लगा, तो वो अप्रोप्रिएटली रीस्टेट हो गया, वो अभी आगे सिखाता हूं कि रीस्टेटमेंट होगी तो रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा। पर आपने पहले मकसद समझना है। वो 510 को भी मैंने लिंक किया, यहाँ पे भी बता रहा हूँ। आपने करना क्या बच्चों से, आपने करना ही है, आपने ये देखना है कि भाई लास्ट ईयर कोई ऐसी मिस स्टेटमेंट तो नहीं जिसका इंपैक्ट यहाँ पर हो, पहली चीज़। तो सबसे पहला आपका काम तो यही होता है ना कि अप्रोप्रिएट बैलेंसेस ट्रांसफर हुए हों, ट्रांसलेट हुए हों, वो 510 के प्रोसीजर्स। और फिर आपने देखो क्योंकि ये रिपोर्टिंग की बात कर रहा है तो यहाँ पे सिर्फ रिपोर्ट के रिलेटेड चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये कि अगर मेरे बैलेंसेस बच्चों अप्रोप्रिएटली ट्रांसलेट हो गए तब तो कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई मिस स्टेटमेंट में नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि कोई मिस स्टेटमेंट है तो डेफिनेटली उसको फिर एडजस्ट होना चाहिए, और फिर एडजस्टमेंट के बाद उसको रिपोर्ट भी जायजा के तहत होना चाहिए। वो आगे जाके देखते हैं आगे। और दूसरी चीज़ क्या कह रहा है, द अकाउंटिंग पॉलिसी इज रिफ्लेक्टेड इन द कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन। फिर कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन कह रहा है जिसके अंदर दोनों चीज़ें आती हैं, क्योंकि भाई आपको आयजा को तो नहीं पता ना कि आप लोग कौन सी जुरिस्डिक्शन में बैठ के ऑडिट कर रहे हैं और आप पे कॉरेस्पॉन्डिंग अप्लाई होता है या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्लाई होता है, दोनों को कवर कर रही है। आगे कंसिस्टेंट विद दोज अप्लाइड इन करंट पीरियड। देखो 510 में जो प्रोसीजर्स करते हो ना उसकी रिपोर्टिंग ये है, उसकी रिपोर्टिंग ये है, बात समझिएगा इस बात को। अच्छा फिर वो कहता है कि अगर कोई आपकी पॉलिसीज़ में चेंज आया, यानी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में बच्चों चेंज आया, तो वो ऐसी बात है IAS 8 के हिसाब से प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर प्रेजेंट हो जानी चाहिए, जो वो कहता है। वही मकसद यहाँ पर है, पर यहाँ पे सिर्फ क्या उसकी रिपोर्टिंग की बात होगी ऑनवर्ड्स। आगे फिर वो कहता ये है कि अगर ड्यूरिंग ऑडिट ऑफ करंट पीरियड के ऑडिट चल रहा है इस साल का, समझे 2022 का, ऑडिटर अवेयर होता है पॉसिबल मटीरियल मिस स्टेटमेंट इन कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन। वही बात है कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन में फिर डिजिट बन के बता रहा हूँ, दो चीज़ें आ रही हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कब? जब आप उसके लिए अपॉइंट किए गए हो ऑडिट करने के लिए, तब की बात कह रहा हूँ। आगे
ऑडिटर नेसेसरी प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा नेसेसरी प्रोसीजर क्या होता है भाई, वो जो हमारे रोजमर्रा के प्रोसीजर हैं। मैंने अगर कहा कि भाई इन्वेंट्री किसी और के पास मौजूद थी, मुझे एग्जिस्टेंस का रिस्क है कि नहीं थी और फिर भी दिखाई हुई है, कंफर्मेशन भेज दूंगा। वही ओपनिंग बैलेंसेस के प्रोसीजर जो वहाँ 510 में सिखा के आया हूँ। दूसरी चीज़, आपको कैश एंड बैंक का रिस्क है कि एक बैंक अकाउंट नहीं दिखाया हुआ, भाई बैंक को कंफर्मेशन भेज दो, उससे पूछ लो कि इस साल के इस दिन के ऊपर एज एट 31 दिसंबर 2021 पे कितना बैलेंस था। ये हो गया। आपको पीपी की डेपोजिशन का रिस्क है, आप लास्ट ईयर का एफएआर लेके रिकैलकुलेशन कर लो, आपको समझ आ जाएगी। बोला अगर आपको रीजनेबल डाउट्स हैं अबाउट कि लास्ट ईयर कोई मिस स्टेटमेंट थी, तो आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए प्रोसीजर परफॉर्म करें, जस्ट टू चेक इट कि वाकई में क्या लास्ट ईयर की जो फिगर्स हैं वो मिस स्टेटेड तो नहीं है, जो हम 510 में भी देख के आए। आगे, ऑडिटर शैल परफॉर्म सच एडिशनल प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन sufficient appropriate audit evidence whether a material misstatement exists. If the auditor had audited the prior period financial statements, अगर हमने ही लास्ट ईयर के एफएस को ऑडिट किया हुआ है, the auditor shall also follow the relevant requirements of 560. Subsequent events की बात कर रहा है, वो बोल ये रहा है कि भाई अगर being an auditor आप ही वो शख्स हैं जिसने लास्ट ईयर की ओपिनियन दिया हुआ, सही है, जो अगर आप उस रिपोर्ट को अमेंड करना चाहते हैं, वापस से करना चाहते हो, तो फिर आपको सब्सिक्वेंट इवेंट उस दिन तक कंसिडर करने होंगे जब आप वो रिवाइज रिपोर्ट इशू कर रहे हैं। ये तो बहुत ऊपर के लेवल की बात है सर, मैं फिर रिपीट कर दूं भाई, आप सब्सिक्वेंट इवेंट कब तक कंसिडर करते हैं सर? अप टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो अगर आप अपनी रिपोर्ट रिवाइज करेंगे, यानी आप बोलेंगे कि यार मैं, अच्छा वो रिपोर्ट रिवाइज करने का सीन भी बताता हूँ, वो होता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, क्योंकि वो तो इंटीग्रल पार्ट नहीं होता ना बच्चों, वो तो इंटीग्रल पार्ट नहीं होता, वो तो अलग होता है। तो जब बच्चों इंटीग्रल पार्ट नहीं होता तो उसके ऊपर रिपोर्ट अलग होती है। बात समझ आ रही है? तो उसके ऊपर रिपोर्ट अलग होती है। तो प्रायर ईयर की रिपोर्ट तुमने दी है, तो फिर जब तुम अपनी रिपोर्ट को रिवाइज करोगे, क्योंकि तुम्हें पता बाद में लगा है, तो फिर तुम 560 को कंसिडर करोगे सब्सिक्वेंट इवेंट्स को, कि अप टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या कोई सब्सिक्वेंट इवेंट्स ऐसे तो नहीं जो और डिस्क्लोज होने चाहिए थे। आई होप दिस इज क्लियर। आगे इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है मैंने, इफ द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अमेंडेड, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन दैट द कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन एग्रीज विद द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर लास्ट ईयर की फिगर्स अमेंड हो गई तो फिर मैं ये देखूंगा कि अमेंडेड एफएस से क्या वो मैच कर रही नहीं, एडजस्टमेंट्स के बाद फिगर सही आ रही है नहीं आ रही है, तो नॉर्मल बात कही है। अच्छा जी, आगे फिर कह ये रहा हूँ, द ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट रिटन रिप्रेजेंटेशन, ये स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन है, फॉर ऑल द पीरियड्स रेफर्ड टू इन द ऑडिटर्स ओपिनियन। अच्छा भाई, जब मैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूँ, देखो दोनों में फर्क है ना, तभी तो ऊपर क्लियर किया। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एफएस, पर मैं उस पर भी ओपिनियन दे रहा हूँ, तो मैं रिटन रिप्रेजेंटेशन सिर्फ एक की थोड़ी ना लूंगा, मैं तो रिटन रिप्रेजेंटेशन हर उस एफएस की लूंगा जिस पे मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ। आप नॉर्मली जैसे कंपनीज का ऑडिट करते हो तो आप क्या बोलते हो कि भाई हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, हमने सारी फ्रॉड की इंक्वायरी जो आपने की आपको सब सही बताया, हर एक बंदे से एक्सेस दिया, सही जी, कोई फ्रॉड की वो नहीं है, हमारे पास सारा कैश एंड बैंक जो है वो एग्जिस्ट करता है। ये सारी चीज़ें आप एक साल के दिन नहीं, आप जितने साल पे आप रिपोर्ट दे दो उसके लिए भी लोगे। बात क्लियर? आगे, द ऑडिटर शैल ऑल्सो ऑब्टेन अ स्पेसिफिक रिटन रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग any restatement made to correct a material misstatement prior period financial statement that affect the comparative financial information। अब ये दोनों की बात कर रहा है। अगर आपने कोई मिस स्टेटमेंट को एडजस्ट करवाया है, चाहे वो आपके एफएस का इंटीग्रल पार्ट ही क्यों ना होती, तो आप पता है क्या करेंगे, आप रिटन रिप्रेजेंटेशन में लिखवाएंगे उससे कि हाँ भाई ये जो एडजस्टमेंट है ये अप्रोप्रिएटली एडजस्ट हो चुकी है और आपकी नज़र में भी ये सही है, क्योंकि एफएस तो उनके है ना। आप उनसे लिखवाओगे कि भाई ये जो अप्रोप्रिएटली एडजस्टमेंट है ये एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत एडजस्ट हो चुकी है। बात क्लियर? तो सर अब तक क्या सीखा? सर अब तक हमने ये सीखा कि ये कनेक्टेड है डायरेक्टली विद 510। 510 में आपको मैंने क्या सिखाया था, यानी 510 में यही तो सिखाया था कि आपका मकसद ये होता है वहाँ के ऊपर कि भाई जो आपके ओपनिंग बैलेंसेस हैं कहीं मटीरियली मिसस्टेटेड तो नहीं है जिसका इम्पैक्ट इस साल के ऊपर भी हो, बट वहाँ पे मैंने आपको रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस डिटेल में नहीं बताई थी, पर वहाँ पे मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि हाँ भाई आप अलबत्ता ये कर सकते हैं कि यार अगर लास्ट ईयर की फिगर्स ऐसी हैं, सही चीज़ जिसका इम्पैक्ट इस साल के ऊपर भी है और प्रीडिसेसर ऑडिटर आप नहीं थे, तो आप क्या करते हैं, आप सिंपल बोलते हैं मैनेजमेंट को सही कर लो, मैनेजमेंट सही नहीं करती है तो आप देखते हैं कि भाई उसका इम्पैक्ट मटीरियल है या परवेजिव है, ऐसा ही है ना, यही करते हो ना आप। और वहाँ पे क्या बताता है, अगर आपको लास्ट ईयर के ऊपर सबूत नहीं मिलता तो ये स्कोप लिमिटेशन, अब देखते हो वो परवेजिव है
या सर ओनली मटेरियल है। अगर परवेजिव होता है तो आप डिस्क्लेम कर देते हो ओपिनियन, और अगर सर मटेरियल होता है तो आप क्वालिफाइड कर देते हो। वो तो वहाँ की बातें थी, पर यहाँ पे गेम कुछ उससे ज़्यादा आ गया है। यहाँ पे हमने केसेस क्या क्या देखना है, हमने केसेस क्या देखना है, पहले तो आप 2 चीज़ों में ब्रेक करेंगे। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन में कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स को अलग कर देंगे और कंपैरेटिव एफएस को अलग कर देंगे। यहाँ पे कुछ मंतक हैं और कुछ केसेस अलग हैं, बताता हूँ एक एक करके। पहला केस क्या है भाई? पहला केस ये कि लास्ट ईयर मिस स्टेटमेंट मिली, सही है जी, और लास्ट ईयर की रिपोर्ट सही थी। इस साल आपको पता लगे कि लास्ट ईयर भंड था, तो क्या करना है? तो ये तो वहां दिमाग की चटनी नहीं बना सकता ना, रिपोर्ट के सेक्शन में बनाऊंगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, करंट ईयर कॉरेस्पॉन्डिंग की बात कर रहा हूं। चलो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हटा दो, कॉरेस्पॉन्डिंग की। आप इस साल ऑडिटर अपॉइंट हुए। पहला केस, लास्ट ईयर कोई गलती नहीं थी, लास्ट ईयर कोई गलती नहीं थी, आपको इस बार पता लगा क्या लास्ट ईयर के एफएस मिस स्टेटेड थे। अब आप ये देखोगे कि क्या उसका इंपैक्ट इस साल है या नहीं है। वो 510 करते हुए तुम्हें पता लगा होगा, तो आप देखते हैं उसकी रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन क्या है। अच्छा, दूसरी चीज, आपने इस साल ऑडिट किया, लास्ट ईयर मिस स्टेटमेंट नहीं थी, तुमने इस बार ऑडिट किए, लास्ट ईयर पता भी ओपिनियन भी सही किया और इस साल भी कुछ नहीं है, तो कुछ भी नहीं करेंगे। दूसरी चीज, आप करंट ईयर का ऑडिट कर रहे हैं, लास्ट ईयर मिस स्टेटमेंट थी, लास्ट ईयर क्या थी? मिस स्टेटमेंट थी, और क्वालिफाइड ओपिनियन भी गया हुआ था। इस साल वो मसला सही हो चुका है, तो क्या करना है, तो क्या रिपोर्टिंग इंप्लीकेशंस है। तो ये सारी चीजें, सारी मंतकें हम देखेंगे बस सर, पर ये अगली क्लास में देखेंगे। जज़ाकल्लाह।